चलिए भाई, आपका फिर से स्वागत है फ्यूचर टॉप रिंकू के साथ। तो आज मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास है, वही चौथी क्लास है परसेंटेज की। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ही। ये सारे सवाल वो हैं जो रेलवे, यूपी पुलिस और एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनमें पूछे गए हैं। ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम तरीके के सवाल हैं। ठीक है, तो आज मैं इनको कराने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देखिए, जो भी भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, रोज करिए, कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप ये सोचिए कि जो बच्चा रोज प्रैक्टिस कर रहा है वो कितना आगे निकल जाएगा। और अब तो करोड़ों की संख्या है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो अगर देखो आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल करते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। आयत है एक, उसकी लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, मतलब चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दें जिससे क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। देखो भैया, उसने लंबाई बढ़ा दिया है, चौड़ाई को वो कह रहा है कि कितना कम कर दें जो क्षेत्रफल वही रहे, कोई बदलाव ना हो। मान लो क्षेत्रफल 100 था तो 100 ही रहे, 90 या 110 ना हो। चलिए, प्रतिशत को लेकर के मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा। प्रतिशत के मैंने कुछ शॉर्ट तरीके लिखवाए थे कि हम प्रतिशत को किस प्रकार से देख सकते हैं, कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं सवालों को। मेरी पहली वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो 60% को मैं कहता हूं 3/5। ठीक है, मैं कहता हूं 3/5। अब ये 60% 3/5 कैसे हो गई? ये 60% भैया ऐसे हो गई 3/5। 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, ऐसे हो गई। वो कह रहा है कि लंबाई को, जो मेरी लंबाई है, लंबाई मेरी 5 से बढ़कर के 3 बढ़ गई, मतलब 60% बढ़ गई, तो 8 हो गई। क्लियर है? तो मेरी जो चौड़ाई है उसको हम कितना कम कर दें। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरा ये देखो, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, यही मेरी जड़ है, इतना ही होना चाहिए मेरा टोटल क्षेत्रफल है। जो हर होता है मेरा पूरा 100% होता है, मतलब ये मेरा क्षेत्रफल है। तो मुझे फिर से 5 क्षेत्रफल लाने के लिए चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। लंबाई मेरी 8 हो गई, तो मुझे जो चौड़ाई को कम करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा। और 3 किस पे कम करना पड़ेगा? 8 पर कम करना पड़ेगा। तो मेरी चौड़ाई 3/8 कम करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरा क्षेत्रफल वही रहेगा। देखिए, अब इससे क्या हुआ कि जो मेरा बेस था, जो मेरा 100% था, वो क्षेत्रफल मेरा नहीं बदलेगा। क्योंकि देखो 8 में से 3 जाएगा, 5 बचा। ठीक है, तो मेरा 5 ही आ जाएगा। तो 3/8 मेरा कम करूंगा। अगर इसमें प्रतिशत में चेंज करूं तो 3/8 को मैं कहता हूं 37.8%। ये आपका आंसर है। मैं अपनी चौड़ाई को 37.5%, भाई 1/8 मेरा कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 मेरा मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा उसमें ही, तो 37.5% मुझे कम करना पड़ेगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, चलिए पहला खत्म हो गया है। सवाल सारे वही हैं जो आए हुए हैं। ये मत सोचना कि ये आए नहीं है, सभी एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में पूछे गए सवाल हैं। दूसरा कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल का होता है πr²। ठीक है, ये मेरा मान लेते हैं मेरा अपने आप में 100% है।
अब वो कह रहा है कि 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि मैं r को और r/2 बढ़ा दूं, मतलब आधा r और बढ़ा दूं। मेरी त्रिज्या होती है r, या त्रिज्या की बात हो रही है, त्रिज्या मेरी है r, तो मुझे r/2, सॉरी 2 है ना, 1 r और r का आधा, यानी 100 का आधा 50, तो ऐसे r का आधा r/2, ये मैं जोड़ देता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 3r/2। क्लियर है? तो एक तो मेरा ये हो गया पाई r स्क्वायर, जो कि मेरा पहले था। दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं कि कितना बढ़ाऊंगा, r स्क्वायर की जगह इसे मैं r1 कर लेता हूं, तो r की जगह मैं ये रखूंगा, अब जो मेरा बढ़ाया है मैंने 3r/2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो जाएगी, r1 स्क्वायर 3 × 9, इसे r2 ले लेते हैं /4। ठीक है, यानी कि कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया 9/4 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि 9/4 का मतलब ये मेरा बेस है, ये मेरा 100% है, इससे अगर मेरा 4 था तो 5 और बढ़ गया है, तभी तो मेरा 9 हो गया, ये 5 और बढ़ गया है। और 5 मेरा, यदि 4 मेरा 100 है, 4 मेरा 100 है तो आ जाएगा मेरा 25, और 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरा आंसर है। टोटल कितना हो जाएगा, 9 है तो 25 निम्न 225, टोटल ये हो जाएगा। बढ़ कितना जाएगा 125, टोटल हो जाएगा 225। चलिए, तो टोटल मेरा हो गया 225 और बढ़ेगा मेरा 125 गुना। तो अगला सवाल करते हैं। भाई आप लोग या तो देखो मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आप लोग इंटरेस्ट नहीं हो रहे पढ़ने में, क्योंकि मुझे लग रहा है ना तो वीडियो पर लाइक आ रही हैं, ना सब्सक्राइब आ रहे हैं, और ना ही शेयर कर रहे हो आप लोग। इसका मतलब ये है कि जब 2 दिन रह जाएंगे पेपर के तब आप मेहनत करोगे। आप लोगों के ना सपने, आप लोगों की उम्मीदें, आपके माता पिता की उम्मीदें, आपके सपने सब मर चुके हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर होता ना तो आपके अंदर ना जुनून होता, जोश होता और आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने एक ग्राहक को एक सोफा सेट क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य समझते हो, जो उसने खरीदा था, दुकानदार ने जिससे खरीदा था उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, 15% अधिक में बेचा। यानी क्रय मूल्य से जितने में उसने खरीदा था उसमें 15% जोड़ करके बेच दिया ग्राहक को। अब यदि ग्राहक ने उसे 9,039 रुपए में खरीदा है तो दुकानदार ने कितने में खरीदा। प्रतिशत वाले सारे सवाल हैं, प्रतिशत में ही है। अब देखो इसमें ये परचेज, सेल, ये भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, प्रतिशत भी निकलना हो गया है, तो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो प्रतिशत जिसने समझ लिया, समझ लो 80% गणित उसने समझ लिया, क्योंकि ये जो कंपटीशन वाले जो सवाल हैं इसमें प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है। चलिए सवाल मैं करता हूं कि दुकानदार ने ग्राहक को 15% अधिक में बेचा। 15% अधिक का मतलब होता है मेरा 3/5, नहीं 3/5 नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा 15/100। ठीक है, यानी कि 3 × 15 = 20, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने, इसे अच्छे से लिख देता हूं, यहीं पर लिख दूं, दिखाई दे रहा होगा अब तो। चलिए एक और लिख देते हैं, 3/20, यानी जो 20 की चीज थी उसने वो 23 में बेची है। किसको? ग्राहक को। 20 की चीज 20 में खरीदी थी किसने? दुकान वाले ने, और ग्राहक को बेच दी 23 में। अब जो बेची है उसका मूल्य दे रखा है
9,039 रुपये। तो इसका मूल्य बताना है। देखो अगर आप जानते हैं, अगर आप ये ट्रिक जानते हैं ना, कहाँ इसका परसेंटेज निकालोगे, है ना, 15% अधिक मतलब 115 का मूल्य इसे लगाओ, 115 का मूल्य निकाल के फिर उसका 100 करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ सीधा सीधा करो, 23 का भाग इसमें कर दो, ये हो जाएगा 23 3 69, 21 बचेगा, 21 बचेगा और यहाँ 3 है, 23 निम्मा 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207, 6 बचेगा, 23 3 69, 393, एक की वैल्यू आ गई 393। तो 20 की वैल्यू 20 की गुणा कर दो एक में, तो इधर भी 20 की गुणा कर दो, 0 6 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, 7860 रुपये में उसने खरीदा और 9,039 रुपये में बेच दिया। भाई दुकानदार बड़े तेज होते हैं, इसका मतलब है, बताओ 7,860 रुपये में खरीद के लाया और 9,039 रुपये में बेच दिया। भाई बहुत तगड़ी कमाई मार रहे हैं दुकानदार तो। चलो कोई बात नहीं भैया, वो भी काम कर रहे हैं, वैसे ही थोड़ी बैठे रहे हैं वो। चलो अगला सवाल। अब इसको मिटा दूं, बॉर्डर लाइन की जरूरत नहीं है अब। भाई वैसा एक बात तो है, हमारे जो पहलवान है ना, जब पढ़े हैं तो भाई साहब बहुत दिमाग तो है, पढ़े तो ऐसे पढ़े हैं, रट दे गड़ी तन्ने भी, और जब ना पढ़ते हैं तो कोई कुछ भी कहते रहो जी, पढ़े ही ना जी हम तो। चलिए चौथा सवाल है, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% सेब खराब हैं। भैया देखो समझ लो, 100% सेब मान लेते हैं हम, 36% अगर खराब हैं तो सही कितने हैं, फिर कितने सही हैं, 64%। अब उसने कुछ संख्या दी गई है, यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या अच्छे 64% है, लेकिन कह रहा है कि यदि 144 हो, भैया ये अंकों में दे दिए 144, तो कुल सेब अब 100% निकालना है तुम्हें। देखो 64% बराबर 144, तो 100% बराबर हो जाएगा 144 बटे में 64 ले आओ और गुणा में 100 कर दो, क्योंकि 100 की हमने गुणा कर दी। ठीक है, 4 से काटो इसे 16 बार और इसे काटो 25 बार, इसे काटो 16 निम्मा 144 और 25 निम्मा 225 रुपये। क्या रुपए केजी में थोड़ी, सेबों की संख्या आए तो इतने एप्पल है भैया, इतने एप्पल हैं उसमें, और ये कहते खराब कितने हैं, तो घटा दो 25 75 और 6 81 सेब खराब कर दिए। हाँ तुम बार ही करोगे। चलिए अगला सवाल। हाँ खा जाओगे, खराब ना होने दें, सही है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कह रहा है कि राम ने 30% अंक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतर पूछा जाता है सवाल में, पूछा गया है, बस अंक बदल दिए जाते हैं, कुछ कहने का तरीका बदल दिया जाता है, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, बाकी आता है सही है। तो राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भैया फायदा नहीं रहा कोई, 30% लेने से भी फायदा नहीं। बताओ 108 अंकों से फेल हो गया, अगर उसके 108 अंक और आ जाते तो ही पास होता वो। वहीं मोहन ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने वाले अंक से 24 अंक अधिक थे। बहुत बढ़िया भाई, मोहन कौन है, मोहन बहुत बढ़िया निकलो भाई, यानी जो पासिंग मार्क्स थे उससे 24 अंक अधिक लेकर आ गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए भैया, अब बताओ। चलिए भैया, राम ने 30% अंक लिए थे, है ना। अब यहां से परसेंटेज हम बढ़ा लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यहां कोई है परसेंटेज जिस पर पासिंग मार्क्स है, लेकिन मोहन तो इससे भी कूद गया भैया, कितना लेकर आया, 52% लेकर आया, है ना। ये इसने, ये देखो सवाल पढ़ो, देखो एक समझने की बात है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए, जो कि
108 अंकों से अनुत्तीर्ण, यहां तक आने के लिए उसे 108 अंक और चाहिए थे। अगर 108 अंक आ जाते उसके तो ये परसेंटेज आ जाती और वो पास हो जाता। लेकिन दूसरी जो सवाल ये कह रहा है वहीं पर मोहन ने 52% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण होने वाले अंक से, यानी यहां से कितने ज्यादा थे, 24 ज्यादा थे, है ना, यहां से 24 ज्यादा थे, तब वो 52% बैठे। समझ में आ रहा है? तो अब हम देखते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है, परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है, 22%, और इनका अंतर कितना आ रहा है, देखो यहां से यहां तक तो 24 अंक ये हो गए और 108 अंक यहां तक हो गए, दोनों जोड़ो तो कितने हो गए, 132, यानी कि मेरा 22% बराबर 132 है। यहीं से मैं 100% निकाल लेता हूं, 100% बराबर मेरा हो जाएगा 132/22 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 6 बार, यानी 600 मेरा टोटल पूर्णांक है, 100% है मेरा टोटल। ठीक है, अब या तो आप एक काम करो, 30% निकाल के 108 जोड़ दो तो भी पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे, या 52% निकाल के 24 घटा दो तो भी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब दोनों ही करके देख लेते हैं। 600 का 30% मतलब 3/10, ठीक है, 3/10, यदि 10 मेरा 600 है, 10 मेरा 600, देखो 3/10, 10 मेरा 600 है तो 3 क्या होगा, 180 हो जाएगा, 10 मेरा 600 तो ये हो गया मेरा 180। अब ये 180 अंक लाया था, 108 अंक और आ जाते तो इसके आ जाते 288, ठीक है, 288 आ जाते। या फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपको और जल्दी निकालना है, आप 1% निकालिए यहां से। 1% कितना बनेगा, 1% बनेगा आपका 6, 1% कितना बनेगा, 6 नंबर। अब आपको देखो ये तो आपके टोटल आ गया, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये तो हम खाम खान लगा रहे हैं दिमाग, देखो कितना इजी है, यही ट्रिक लगाना आप इस एग्जाम में। देखो ये बैठा था मेरा 22%, ये डिफरेंस बैठा था, और ये दोनों जोड़ के बैठे थे मेरे 132, तो 1% मेरा आ जाएगा 6, यानी 6 अंक मेरा 1% है। तो जरा देखिए कि जो मेरा ये 52% है, इसमें से मैं कितना घटा दूं, यानी 24 घटाऊंगा मैं। अब 24 को मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूं, यदि मेरा 6 1% है तो 24 मेरा कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। तो 4%, यानी 24 मेरा 4% है, और 4% यदि मैं इसमें से घटा दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 48%, यानी मेरा जो पासिंग मार्क्स है वो मेरा 48% है। अब मैं यहां से भी कर सकता हूं, यदि 1% मेरा 6 है तो 108 नंबर मेरा कितना परसेंट बन जाएगा, 108/6, 6 एकम 6, सॉरी 6 एकम 6, 4 बचे, 6 अड़ते 48, यानी 18% और आ जाए, इसमें जोड़ दो 18 48%, तो मेरा पासिंग मार्क्स आ गया। क्लियर है? तो आप 1% निकालो, अगर मिनिमम पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 1% निकालो, अगर फुल मार्क्स पूछ रहा है तो फिर 100% निकालो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है ना, मजेदार, करते रहो भाई, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो ही सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, जो जो तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस बार। अब तो वो भी आ गया तुम्हारा अग्निपथ। चलिए, ये भी बहुत एसएससी में पूछा गया सवाल है। नीता का वेतन 25% अधिक है पायल के वेतन से, तो पायल का वेतन नेता के वेतन से कितना कम है। नीता को एन से नाम दे दूंगा और पायल को पी से नाम दे दूंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है नीता का वेतन 25% अधिक है, यानी कि इसका 25% अधिक है, नीता का 25% अधिक है, यानी कि इसका तो हो जाएगा 125
पायल का हो जाएगा फिर 100, क्योंकि पायल से अधिक है ना, पायल के वेतन से, पायल के वेतन से, पायल का वेतन है 100, इसके वेतन से नीता का वेतन अधिक है 25%, तो 125 हो गया। तो पायल का वेतन कितना कम है नीता के वेतन से? भाई पायल का कितना कम है, कम कितना है 25, किसके वेतन से? नीता के वेतन से, नेता के वेतन से, नीता का वेतन से, यानी 125 यहां रख दो, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%। इसका आंसर आ गया 20%। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि चीनी का भाव 16 रुपए से 18 रुपए केजी होने पर, यानी 2 रुपए बढ़ गए, होने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे खर्च ना बढ़े। देखो भैया, पहले कितने थी 16 रुपए केजी, बढ़ के कितनी हो गई 18 रुपए केजी, कितने बढ़ गए 2 रुपए बढ़ गए, कितने पे बढ़े हैं 16 पे बढ़े हैं, 2/16 मतलब 1/8, आ गया 1/8, यानी कि इधर जो बढ़ी है मेरी 1/8 से बढ़ी है, यानी कि मेरी 8 से 9 हो गई। जो चीनी 8 रुपए में आती थी अब वो 9 रुपए में आ रही है, यानी जो चीनी 16 में आती थी वो 18 में आ रही है, तो वही बात हो गई 8 रुपए की चीनी 9 रुपए में आ रही है। तो पहले गृहिणी इस पर खर्चा चलाती थी 1/8 पर, अब खर्चा चलाएगी 9 पर 1/9 पर, क्योंकि महंगाई हुई है। अगर महंगाई हुई है तो महंगाई वाले पर ही तो खर्चा चलाएगी, अब तो 9 रुपए में खरीदेगी, तो अब 9 रुपए 1/9 पर खर्चा चलाएगी, और 1/9 मेरा परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो 11 सही 1/9%, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल कुछ इस तरीका से कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या, देखिए जनसंख्या 18,000 है, प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखिए ऐसे सवालों में जहां ये 2% आ जाए ना, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगता है a + b + ab/100, ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे अगर दोनों केसों में वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस रहेगा, और एक केस में माइनस है यानी घट रहा है, एक केस में बढ़ रहा है, तो जिस केस में बढ़ रहा है वो प्लस और जिस केस में घट रहा है वो माइनस। समझ रहे? यही कहते पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस a आ जाएगा, प्लस दूसरे केस में कहते कि कमी हो रही है तो माइनस b आ जाएगा। वैसे ही प्लस a × -b/100, यानी a - b - ab/100। ठीक है, तो इस प्रकार के दोनों केसों में हम वृद्धि और कमी में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज होगा। चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। देखिए इससे करते हैं तो a = 10, a = 10, b = 20, 10 + 20 + 10 × 20/100, तो 10 20 30, 32% की वृद्धि हो गई। अब 32% की वृद्धि में 18, अब ये लगा लो कि 18,000 है और इसमें 32% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 32/100 हो जाएगा तुम्हारा 16, 4 8 32, 25, 8/25, यानी 18,000 पर 25 में 8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 8 5 13, ये हो गया 33/25। ठीक है, 8 की वृद्धि हो गई, 25 में 8 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 33/25। इस कैलकुलेशन को करो, 25 7 175, 5 बचे, 25 दूनी 50, 720, 33 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, 0 6 1 2,
06732 23,760 जनसंख्या हो जाएगी तुम्हारी 2 वर्ष के बाद। देखो कितनी स्पीड से ग्रोथ कर रही है ये कस्बा। भाई यहाँ तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैलेगी, इसका मतलब चलो हमें क्या करना, हमें तो अपने भारत देश से लेना देना है। तो दूसरे तरीका से देखो कैसे करेंगे, इसी का दूसरा पहलू ले लेते हैं। देखो 10% का मतलब है मेरा होता है 1/10 और 20% का होता है मेरा 1/5। तो पहले केस में 10 से हो रहा है 11, वृद्धि हो गई। दूसरे केस में 5 से हो रहा है मेरा 6। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 10 पंजे 50 और 11 छिक्का 66। ठीक है ना, और डिवाइड कर दूंगा 25 और 33, यानी कि 25 थी और 33 हो गई। सेम वही कंडीशन थी, 25 थी और 33 हो गई। तो 25 की वैल्यू मेरी आ गई 720, 25 की वैल्यू दे रखी मेरी 18,000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 720 और 33 की जब गुणा करेंगे तो 23,760। आपको जो बेहतर लगे वो कर लेना। ठीक है, चलिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 18,000 में 10% की वृद्धि कर दो, उसके बाद जब टोटल हो जाए फिर 20% की वृद्धि कर दो, तो कैलकुलेशन लंबी हो गई। तो आप जो भी चाहें वो कैलकुलेशन ले, मेरे हिसाब से तो इससे बेटर तो कुछ है नहीं। देखो ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। और इससे आगे मैं शुरू करने वाला हूं समय और कार्य। ठीक है ना, वर्क एंड टाइम। चलिए, ये कट गया है। एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 12.5% बढ़ जाती है यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखो भाई, एक चीज देखो, ये कह रहा है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो हर वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है। क्लियर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, ये मान लेते हैं हम कि ये 8 मीटर का ये पेड़ है, 8 मीटर का यहां तक। ठीक है, और ये हर वर्ष में 8 मीटर, हर वर्ष में 12.5% ऊपर जा रहा है। ठीक है, हर वर्ष में। तो 2.5 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखो मैं मानता हूं कि जो 12.5% है वो 1/8 होता है, 1/8, यानी 8 पे अगर वो 8 है तो अगले साल वो 8 से 9 हो जाएगा, है ना। फिर अगले साल वो 8 से 9 हो जाएगा। 2 साल तक तो 8 से 9 होगा, 8 से 9 होगा। लेकिन 2.5 साल पूछ रहा है, पूरी साल नहीं, ये 2.5 साल पूछ रहा है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा वो। 2.5 साल का मतलब 1/2 कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा, यानी 16 से 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मेरा 8 है, ये पूरा पोर्शन मेरा 8 है। ये पोर्शन निकालना है मुझे, कितना हो जाएगा। देखो 9 9 81 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 एकम 17, ठीक है, और 17 अट्ठे 136 और 137। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरा 8 64 बटे 16, चौका 64 और 16 छिक्का 96, 96 और 6 102, यानी 1024 से मेरा 1024 की वैल्यू देखो मेरी 8 है और इनका डिफरेंस कितना है। ये क्या टोटल लंबाई पूछ रहा है, इसमें 2.5 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई टोटल पूछ रहा है। तो ये मेरा 8 है, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 8 64, एक बराबर आ गया 28। तो
हम कुछ, हाँ चलिए ठीक है। तो ये जो मेरी है 128 आ गई, यानी मेरी जो लंबाई बढ़ जाएगी वो, अरे मार कर दूसरा दो भाई, 1377 हो जाएगी और एक की वैल्यू मेरी है 128, यानी कि इतने मीटर मेरी टोटल हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा भाई, ये मेरी टोटल आ गई इतनी बढ़ेगी और ये मेरा इतनी 8 की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू मेरी आ जाएगी। मैं 1 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो इतने मीटर मेरी टोटल पेड़ की लंबाई बैठ जाएगी। अब वो ये कहे कि कितनी बड़ी है, 2.5 बार, देखो 2.5 बार बाद पेड़ की लंबाई क्या होगी। अगर ये हम सवाल को देखें तो भैया इतने मीटर होगी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ऐसे ही लिख दो, ये ठीक है। अब वो कहे कि कितनी बढ़ गई है, पहले से कितनी बढ़ गई है, तो पहले कितनी थी, 8 थी, तो इसमें से 8 कम कर दो, 1377 बटे 128 माइनस 8, एक नीचे एलसीएम लेकर के 1377 माइनस 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि यही वाला आ जाएगा 1024, है ना, बटे 128। इसको घटाएंगे 3 5 3 बटे 128, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 2 बार जाएगा, 256, 353 में से 256 कम करो तो 3 7 4 9 97, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जा रहा है, नहीं 7 बार जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा, देखो कर के देखना, 76 मीटर आ जाएगा। इतना बढ़ गया पेड़, यानी 8 और 2 10, 10.76। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो 1280, 10 बार तो ये चला गया, तो 10.76 इसका टोटल बढ़ेगा, यानी 2.76 मीटर बढ़ जाएगा 2.5 वर्षों में, ठीक है भाई। यही वाला मैटर अच्छा है। दूसरी ट्रिक भी मैं बता रहा हूं, दूसरे से भी समझ लो। दूसरे से कैसे है, दूसरा ये है कि पेड़ 8 मीटर पहले से है, ठीक है। अब वो 12.5% का मतलब वही 1/8 हो गया, 8 से 9 बढ़ गया, जो बढ़ा है तो फिर उसे ऊपर लिखो, फिर अगले साल 9/8 बढ़ गया, फिर वो 1/16 मतलब 17/9 हो जाएगा, फिर वही कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। 1300 कितना आ जाएगा, हाँ वही कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन का ही नाम है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। पेड़ तो बढ़ ही रहा है, पेड़ थोड़ी रुकेगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पेट्रोल की बात आ गई भैया, बाइक चलाते हो तुम। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी आने पर एक उपभोक्ता को खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि पेट्रोल के खर्च में, देखो भाई सरकार का भी ध्यान रखना है, वो ये कह रहा है कि पेट्रोल में कितनी वृद्धि कर दे। कमी आ गई है पेट्रोल की कीमत में, सस्ता हो गया है, तो पेट्रोल को खर्च भी करना है ताकि पेट्रोल के खर्च में कोई पेट्रोल खर्च ना घटे, यानी कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो कितना वृद्धि कर दे, उपभोक्ता कितनी वृद्धि कर दे। भाई मैं बोलता हूं, देखो बहुत आसान है, मैं बोलता हूं 10% को 1/10, कमी आई है तो 10 से कहां आ गया, 9 पे आ गया, 9 पे आ गया। पहले उपभोक्ता इस पर बात करता था कि भैया 10% कमी आई है या 10% की वृद्धि हुई है या इतना है, तो 10 पर बात करता था। अब वो बात करेगा 9 पर, यानी 1/9 पर बात करेगा, और 1/9 मेरा होता है 11 सही 1/9%, यानी जो वृद्धि करेगा उपभोक्ता वो इतनी वृद्धि करेगा ताकि पेट्रोल के जो खर्च हैं वो ना घटे। क्लियर है। चलिए भैया तुम्हारी ये वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन को लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई।